फ्री तरीका बताइएगा, ये मत बोल दीजिएगा कि भाई ब्लूमबर्ग का टर्मिनल ले लो, ये ले लो। फ्री तरीका कुछ बताइए या आसान तरीका बताइए जिससे कि हम इतने बड़े यूनिवर्स से सिलेक्ट कर सके कौन सा स्टॉक कैसे हम ले सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। अगर हम मार्केट कैप्स की बात करें तो टेक्निकली बाय डेफिनेशन 3 तरह की मार्केट कैप्स होती हैं। सबसे पहली जो 100 कंपनीज है वो लार्ज कैप कहलाती है, 101 से 250 तक मिड कैप कहलाती है, और 251 के बाद जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी स्मॉल कैप कहलाती है। इज इट इवन कॉमन इन 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाली चीजों में? कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू करा, फिर उन्होंने बैटरी सॉल्यूशन से रेलवेज में कवच के अंदर आ गए, वो सब करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने डेटा सेंटर्स वगैरह अनाउंस कर दिए और उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके जो पावर से रिलेटेड नाम था उन्होंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड नाम कर दिया। अब वो 2000 करोड़ से आज करीब 20,000 करोड़ पे उसकी मार्केट कैप पहुंच। व्हाट शुड बी टेक्निकली माई होल्डिंग पीरियड फॉर दिस पोर्टफोलियो जहां पर मेरे को इसका परफॉर्मेंस देखने मिलेगा? स्टॉक में मत इन्वेस्ट करिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, और बिजनेस को देख लीजिए अगले 5 से 10 साल तक सस्टेनेबल स्केलेबल है या नहीं। ठीक है, अगर है, साथ ही साथ कोई फाइनेंशियल रेड फ्लैग नहीं है आज की डेट में। ठीक है। अगर कोई मेजर फाइनेंशियल रेड फ्लैग नहीं है और बाकी सारी चीज आपको लगती है बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, बट 5 साल का टाइम लेके चलिएगा। स्टॉक मार्केट में हर कोई ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो ये सोचते हैं यार मल्टी बैगर कैसे ढूंढे। आप में से काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में आखिर स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें। आप में से काफी सारे लोग सोचते हैं कि ये दुनिया भर की कहानियां जो चलती है कि अगर किसी ने विप्रो उस समय खरीदा होता, एचडीएफसी बैंक खरीदा होता, डीमार्ट खरीदा होता तो आज इतना बन जाता। लेकिन सवाल ये जरूर आता है ना कि हम किस प्रकार से इस तरह के स्टॉक्स ले सकें। अगर आपके दिमाग में इस प्रकार के सवाल आ रहे थे तो आज मैं एकदम राइट पर्सन को आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप में से काफी सारे लोगों ने कहा था कि सर आप प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि जो हमें नॉलेज दें वो एकदम सही बंदे हो। तो आप बताओ यार, 20 साल से ज्यादा अगर अनुभव किसी को हो, वो भी शेयर बाजार में और अक्रॉस द मार्केट्स में, बता रहा हूँ, कमोडिटी मार्केट बोल लो, आप इक्विटी मार्केट बोलो, ट्रेडिंग, सब में अगर एक्सपीरियंस हो और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा मैं कहूँ खुद सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, तो क्या ही कहने। आज मैं आप सबके समक्ष लेके आए हूँ सेबी रजिस्टर्ड आरए, जिनका नाम है राघव जी। जी हाँ, आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि कुमार साहब हमको ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग पे सबसे ज़्यादा, या मिड कैप इन्वेस्टिंग, ये जो दूसरा होता है ना, ब्लू चिप के बारे में सब बात करते हैं, सब बोलते हैं इंडेक्स फंड में डालो, हम दूसरे एरिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर मैं सीधे मुद्दे पे चलता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा ना पॉडकास्ट नहीं है, ज्ञान कास्ट है। ज्ञान की धाराएं बहनी चाहिए, लोगों को हर सेकंड का वैल्यू मिलना चाहिए। डेफिनेटली। तो एंड आई 100% श्योर आपको सुनने के बाद कोई नहीं रुक पाएगा, वो लाइक ज़रूर करेगा इस वीडियो को। तो मेरा पहला सवाल है, देखिए ना, आज के समय पे ऑलमोस्ट 6000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। अगर हम एनएससी बीएससी इतने सारी 6000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार से हम इन स्टॉक्स को ढूंढें। क्या कोई तरीका है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कोई एक तरीका कि मैं गूगल पे गया, मैंने ये डाल दिया तो मेरे को ये स्टॉक्स मिल जाएंगे, या आजकल काफ़ी सारे वेबसाइट्स होते हैं जो हमने सुना है, बट मैं आपसे समझना चाहता हूँ, प्लीज़ फ्री तरीका बताइएगा। ये मत बोल दीजिएगा कि भाई ब्लूमबर्ग का टर्मिनल ले लो, ये ले लो। फ्री तरीका कुछ बताइए या आसान तरीका बताइए जिससे कि हम इतने बड़े यूनिवर्स से सिलेक्ट कर सके कौन सा स्टॉक कैसे हम ले सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। सर जैसे 6000 से ज़्यादा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, बट हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। 6000 को अगर हम लेके चलेंगे तो डेफिनेटली हम इसके अंदर कोई भी कंपनी नहीं सिलेक्ट कर सकते। हमें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से और अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से इन कंपनीज को कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैटेगराइजेशन का सबसे सिंपल और सबसे डेफिनेटिव तरीका होता है उनको मार्केट कैप के हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। अगर हम मार्केट कैप्स की बात करें तो टेक्निकली बाय डेफिनेशन 3 तरह की मार्केट कैप्स होती हैं। सबसे पहली जो 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कहलाती हैं, 101 से 250 तक मिड कैप कहलाती है, और 251 के बाद जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी स्मॉल कैप कहलाती है। ये तो बाय डेफिनेशन इनका कैटेगराइजेशन हुआ। अब क्योंकि मैं एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हूँ, मेरी रिकमेंडेशंस भी स्मॉल कैप में रहती हैं, तो अगर मैं 250 के बाद दूंगा तो एक फिर अगेन बहुत बड़ा यूनिवर्स हो गया ये। यहाँ पे हम करीब करीब वहीं बैठे हुए, 6000 से पौने 6000 पे आ गए। हमें इन्हें मार्केट कैप की एक्चुअल फिगर्स के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर स्मॉल कैप में चलें तो स्मॉल कैप कंपनी 25-30 हज़ार करोड़ की भी मार्केट कैप की हो सकती है, और वो 250 करोड़ की मार्केट कैप की भी हो सकती है। मुझे इसे कैटेगराइज करना पड़ेगा कि क्या मैं 5000 करोड़ से कम की कंपनी के साथ कंफर्टेबल हूँ, 10,000 करोड़ से कम की कंपनी के साथ कंफर्टेबल हूँ, या कोई एक रेंज है जिसके अंदर मैं कंफर्टेबल हूँ इन्वेस्टिंग करने में। जब मैं कंफर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं इनकी रिसर्च भी कर पाऊँ, मैं इन बिजनेसेस को समझ भी पाऊँ, इनकी स्केलेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी को भी असेस कर पाऊँ, और उसके बाद मैं अपनी इन्वेस्टिंग को फाइनली आगे लेके जा सकूँ। तो अगर हम सबसे पहले एक मार्केट कैप रेंज डिसाइड कर लें कि इसके अंदर हम काम करेंगे, तो वहाँ से काफ़ी बड़ा फिल्टर लग जाता है।
तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि मैं किसको डिफाइन कर लूँ, तो लेट्स से आप जब स्मॉल कैप बोल रहे हो तो आपने क्या नंबर बोला, कितने मार्केट कैप के अंदर आना चाहिए? जो मेरा कंफर्ट जोन रहता है जिसमें मैं रिसर्च करता हूँ, मेरा मैक्सिमम लिमिट रहती है 10,000 करोड़। मैक्सिमम है? मैक्सिमम लिमिट है ओके। 10,000 करोड़, बट मेरी जो प्रेफर्ड रेंज रहती है वो अंडर 3,000 करोड़ है। ओके। सर मुझे एक चीज़ समझना है, लेट्स से आज एक 35 ईयर ओल्ड व्यक्ति हमारा ये वीडियो देख रहा है। वो ये सोचेगा कि यार मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ, 30 या 35 इस रेंज में अपन लेते हैं। बेसिकली उनके पास अपने करियर के अंदर 25 ईयर्स हैं कि वो एक्टिव इनकम अपना करेंगे जॉब से, प्रोफेशन से। अगर हम 60 को 60 रिटायरमेंट को एज अगर हम मानते हैं। मानते हैं हमारे पास है आराम से 25 से 30 साल है, तो वो उनके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर ने स्मॉल कैप को ही क्यों प्रेफर किया, क्यों वो नहीं कह रहे कि हम ब्लू चिप इन्वेस्टिंग कर लें। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, क्यों नहीं हम सीधे जाके यूएस में जाके फैंग स्टॉक्स जो बोलते हैं उधर करें। आपको क्या लगता है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा कि आपने कहा कि उनके पास 25 ईयर्स अभी हैं एक्टिव इनकम जनरेट, जहां वो कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं और अपनी एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ही हम सबके पास एक टाइम फ्रेम है, क्योंकि टाइम एक फैक्टर है जो लिमिटेड है हमारे पास। यहाँ स्टॉक मार्केट में आप चाहे ब्लू चिप में इन्वेस्ट करो, आप अमेरिकन मार्केट्स में इन्वेस्ट करो, आप मिड कैप्स में, जिस सेगमेंट में भी आप इन्वेस्ट करोगे, अगर आप एक्चुअल इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ग्रोथ हर सेगमेंट में मिलेगी, हर तरह के स्टॉक में मिलेगी। सारा डिफरेंस आएगा रेट ऑफ ग्रोथ का। रेट ऑफ ग्रोथ आपको जितनी छोटी कंपनी होगी उसकी रेट ऑफ ग्रोथ उतनी ज़्यादा होती है, और जितनी बड़ी कंपनी होती है ग्रो वो भी करेगी, बट उसका रेट ऑफ ग्रोथ वहाँ पे म्यूटेड होता है, कम हो जाता है। तो इसलिए अगर हम एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, हम 25 ईयर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 20 ईयर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक रीजनेबल रेट ऑफ ग्रोथ विद ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कि मैं इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूँ 20 साल के लिए मैं कर सकता हूँ, मैं साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इतनी वॉलेटिलिटी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो रेट ऑफ ग्रोथ जब आएगा तो वहाँ पे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स विल स्कोर ओवर लार्ज कैप्स। वंडरफुल, वंडरफुल। सो आपने कहा है कि भाई ग्रोथ के चांसेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वो आपको स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, पर इसमें ना मेरा एक इशू है। मेरा इशू है कि आजकल मार्केट में बड़ा चलता है पेनी स्टॉक्स ले लो, पेनी स्टॉक्स ले लो। अब ऐसे में जब चलिए मैं मान गया कि आपकी बात मैंने मानी कि मैं स्मॉल कैप में जाऊंगा। अब पेनी स्टॉक में ना मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मैंने अगर कोई पेनी स्टॉक दिया, मैं बैंकरप्ट ही हो गया, तो ऐसा आपने बहुत बार किस्से सुनोगे। इस ट्रैप से कैसे निकला जाए, कैसे सिलेक्ट किया जाए, कैसे फिल्टर किया जाए? पेनी स्टॉक इज अबाउट द प्राइस ऑफ द कंपनी, मतलब कि वो शेयर अगर 10 रुपए से कम है तो हम उसे पेनी स्टॉक कहते हैं, या फिर जो अमेरिकन हो तो $10 से कम पे मानते हैं। ठीक है। तो अगर हम $10 वाली डेफिनेशन लेते हैं तो ऑलमोस्ट 850 रुपीज़ तक का जो स्टॉक हो गया यहाँ पे ठीक है। वो है। बट अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 10 रुपए से कम वाले स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स हो गए। अब यहाँ पे हमने मार्केट कैप को कंसिडर नहीं करा। ठीक पहली है। चीज़, ठीक है। उनकी मार्केट कैप कुछ भी हो सकती है, वो ठीक है। बड़ी मार्केट कैप वाले भी हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा स्टॉक भी हो सकता है जिसकी प्राइस सिर्फ 20-25 रुपए, बट उसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है, तो वो कहीं से भी स्मॉल कैप नहीं है। तो पेनी स्टॉक्स अगर उसकी प्राइस 10 रुपए से कम है, अब उसके साथ बहुत सारे और फैक्टर्स जुड़ेंगे। ये तो हमने मार्केट कैप को कंपेयर करा और उसकी प्राइस को कंपेयर करा। उसके बाद जब हम उसके बाकी फाइनेंशियल्स देखते हैं, बाकी बिजनेस मॉडल को उसको स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली 10 रुपए के नीचे रुका हुआ क्यों है। अगर ये कारण हमें पता चल जाए कि 10 रुपए के नीचे इसका रुकने का कारण क्या है, क्यों नहीं ये बढ़ पा रहा, या मार्केट इसको इतनी वैल्यूएशन भी दे रही कि इसको 20 रुपए का स्टॉक हो जाए, 25 का स्टॉक हो जाए, कंसिडरिंग द मार्केट कैप ऑफ दैट कंपनी, तब हम एक अच्छी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। और डेफिनेटली ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी बैंकरप्ट होगी तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट उसके अंदर है वो भी बैंकरप्ट होगा। कंपनी अगर परफॉर्म करेगी तो मेरा इन्वेस्टमेंट चलेगा। तो सारा कुछ डिपेंड कर रहा है उस कंपनी पे। तो हम सिर्फ पैसे, मतलब कंपनी की प्राइस को ना देखें, उसके स्टॉक की प्राइस को ना देखें, उसके बाकी वैल्यूशंस देखें, और लास्ट में आप प्राइस चेक कर सकते हो। ठीक है। तो जब आप कहते हैं बाकी वैल्यूएशंस देखें, तो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है पी देख लो, पी देख लो, प्राइस टू अर्निंग देख लो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जब हम स्मॉल कैप को स्क्रीन करने की कोशिश करें, सबसे सिंगल एक अगर बताना, हम देखिए 10 चीज़ें तो हर कोई बता देगा कि भाई ये देख लो, वो देख लो, वो देख लो, वो देख लो, सब चीज़ें। कोई एक चीज़ जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो होगा कि कहीं पर भी मैं स्क्रीन कर रहा हूँ तो ये वाला तो मुझे देखना ही है, वो कौन सा होगा? मार्केट कैप के बाद जो मेरे लिए सबसे पहला फिगर आती है जिसको मैं देखता हूँ, और वो डील ब्रेकर होती है। ठीक है। मतलब मार्केट कैप मेरे लिए पहली डील ब्रेकर है, ठीक है। अगर उसके ऊपर गया तो वहां पे रुका ठीक है। इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे लिए डेट है। डेट। डेट, कर्जा। कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, वो ठीक है। अगेन मेरे लिए एक डील ब्रेकर का काम करता है। ओके। मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं एक के बाद एक चलूंगा, बट ये पहले 3-4 डील ब्रेकर्स हैं। तो पहला आपने कहा मार्केट कैप। ठीक है।
फिर अपन ने पेनी स्टॉक्स को देख लिया, 10 रुपए के नीचे है, ऊपर है, वैसा वाला करके नहीं, अपन प्राइस उसकी कुछ भी हो सकती है, प्राइस प्राइस तो मैं बिल्कुल लास्ट में चेक करूंगा कि ठीक उसकी है, है क्या। बट फिर आप देखते हैं डेट, डेट, कंपनी के कर्जा ऊपर क्या कितनी है। डेट है। ओके, अगर डेट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रेंज के बाहर जा रही है, ठीक फिगर्स है, में बात कर रहा हूँ, अभी मैंने उसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करा है, मैंने जस्ट फिगर्स में देखा है। अब मैं क्योंकि ऑब्वियसली एक मार्केट कैप फिल्टर में लगा, मुझे पता है कि कंपनी 3,000 करोड़ के अंदर अंदर है, तो उसकी डेट मैंने देखी कि कितनी है। फिर अगर डेट मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ी अनकंफर्टेबल जोन में जा रही है, देन वी कैन कंपेयर, और वी विल हैव टू कंपेयर इट विद द रेवेन्यूज, उसके रेवेन्यूज़ के साथ, उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ, और उसके बाकी पैरामीटर्स के साथ, वो कितनी सेल कर रही है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, और कितने नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं फाइनली। उसके बाद जब आप थोड़ा सा और डीप डाइव करते हो, तब आप उसके अंदर जा सकते हो, इंटरेस्ट पेमेंट्स में कितना वो कंपनी दे रही है, किस तरीके से उसके अदर इनकम कहाँ जनरेट हो रही है। तब आप इन सारी चीज़ों को जब कोरिलेट करते हो तो एक अच्छी फाइनेंशियल पिक्चर निकल कर आती है। बट हाँ, मार्केट कैप के बाद डेट इज़ द नेक्स्ट डील ब्रेकर। ओके, सो डेट दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि अब मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ स्मॉल कैप, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं कि भाई ये चीज़ें दिखे ना तो मेरे को छूना ही नहीं है उस पर्टिकुलर स्टॉक को। आप क्या कुछ इस प्रकार के रेड फ्लैग्स देखते हैं तो रुक जाते हैं कि भाई मेरे को सब, आपको किसी ने बोला कि मान लो मैंने आपको बोला सर ये वाला स्टॉक देखो, और फिर आपको कुछ रेड फ्लैग दिखे और आप रुक गए अपनी इन्वेस्टिंग, सो इस तरह के कुछ रेड फ्लैग्स बताइए। डेफिनेटली सर, सबसे पहले तो डेट ही हो गया कि अगर अगर डेट डेट ज़्यादा है ज़्यादा है तो वो वहीं है, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट देखोगे कर, भी नहीं। हाँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। ठीक, फिर नेक्स्ट वुड बी रेवेन्यूज। रेवेन्यूज उसके मार्केट कैप के कंपैरिजन में कंपनी कितनी बड़ी और कितने रेवेन्यूज जनरेट कर रही है। अब इसमें भी जब आप ब्लू चिप्स को स्टडी कर रहे हो, लार्ज कैप्स को स्टडी कर रहे हो, आप स्मॉल कैप्स को, तो रेवेन्यू को एनालाइज करने का तरीका दोनों में अलग होगा। जब हम एक बहुत बड़ी कंपनी को दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सबसे बड़ी कंपनी को दे रहे हैं जिसकी मार्केट कैप अराउंड 20 लाख करोड़ है, ठीक है, तो 20 लाख करोड़ अब उसका रेवेन्यू नहीं हो सकता, मुझे ठीक है, पता है। तो मैं उसमें अगर 6 7 8 लाख करोड़ तक का भी रेवेन्यू हो तो मैं ओके हूँ उसके साथ, यानी कि उसका रेवेन्यू उसकी मार्केट कैप से 2 3 गुना कम है, या उस फैक्टर में काम ठीक कर है, रहा है। बट जितनी छोटी कंपनी होगी उसका रेवेन्यू उसकी मार्केट कैप के उतना क्लोज होना चाहिए। ओके, ओके, जी, इंटरेस्टिंग, अगर मान लीजिए कंपनी है 1500 करोड़ की या 2000 करोड़ की, और उसका रेवेन्यू सिर्फ 200 करोड़ है या 150 करोड़ है, तो हो सकता है वो जस्टिफाइड ना हो। वो जितना उसके करीब पहुंचेगी उसमें ग्रोथ के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। इसका मतलब उसका रेवेन्यू इज फास्ट कैचिंग अप विद द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। अब आप इसे अगर उसी सेक्टर की ब्लू चिप से या बड़ी कंपनी से कंपेयर करोगे तो वहाँ आपको डिफरेंस रेवेन्यू और मार्केट कैप में बहुत दिखाई देगा। तो ये रेवेन्यू अगर मेंटेन रहता है तो वो डिफरेंस आने के लिए क्या होगा, मार्केट कैप को आगे जाना पड़ेगा, मार्केट कैप आगे गई तो आपका शेयर आगे गया। तो यहाँ से रेवेन्यू बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम उसे मार्केट कैप से कंपेयर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स रहेंगे वो डेफिनेटली उसके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं कि इतना रेवेन्यू तो जनरेट करा बट उससे एक्चुअल में घर कितना पैसा आया, और वो अगर सिर्फ 4-5% पे या 3% पे आपको दिखाई दे रहा है और कंसिस्टेंटली इतना ही चल रहा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही मार्जिन्स पे काम ओके, करती है। ओके, थोड़ा सा भी प्लस ये माइनस अगर कुछ हुआ तो गॉट इट। ये सर ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट आप बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं, एंड आई गेस आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जब मैं आपकी वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा था आप शायद संडे को कुछ वेबिनार भी लेते हैं आई गेस, ये सब उसके इन इन सारी चीज़ों के बारे में आप एजुकेट करते हैं इसमें उसमें। सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को परेशान करती हैं। तो मेरे वेबिनार का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, एक रोड मैप से तैयार हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब कुछ उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हैं, कुछ क्लैरिटी कुछ लेकिन चीज़ों में मिल जाए। लेकिन ये वर्किंग क्लास तो सर मंडे टू फ्राइडे सैटरडे उनका वर्क रहता है, तो वो कैसे अटेंड दिस इज करेंगे? ऑन संडेज अच्छा, वीकेंड्स। हाँ, अच्छा, एवरी संडे ही हाँ, है, संडे ये ही रहता होता है, जो भी वाओ। डेट होती है संडे तो की मैं रहती सर है। आपसे आफ्टर द शूट आपसे लिंक लेके मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि क्योंकि ये बहुत, नहीं तो उसमें ही लंबापन डेप्थ चले जाएंगे, मेरे को और भी सवाल पूछने हैं, इसलिए सर मैं थोड़ा अब आपके एक्सपीरियंस पे जाना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे एक चीज़ बताइए, आपके एक्सपीरियंस में आपने लास्ट 15-20 साल में काफ़ी सारे स्मॉल कैप देखे होंगे, कोई सा भी एक केस स्टडी आप मेरे को थोड़ा समझाइए कि यार अभिषेक मैंने ये मोटा मोटी, डिटेल में नहीं, मोटा मोटी मैंने ये चीज़ देखी, और बिकॉज ऑफ दैट, ताकि लोगों को एक क्लैरिटी मिले कि सर ने कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उस स्मॉल कैप ने एक अच्छा रिटर्न दिया। इफ जस्ट वन एग्जाम्पल आप दे सके, अच्छा, और हो सके तो कोई फेल्ड एक्सपीरियंस भी प्लीज़ बताइए। जी, फेल्ड एक्सपीरियंसेस भी बहुत हैं और जो बिल्कुल अच्छे बिल्कुल सिलेक्शंस हुए वो भी बिल्कुल बहुत हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं एक अपने अच्छे सिलेक्शन के बारे में जी बताता हूँ। जी। तो एक रीसेंट टाइम्स में अराउंड 3 साल पहले मैंने एक कंपनी देखी। उस कंपनी को जब मैंने देखा तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, उसका रिन्यूएबल एनर्जी और पर्टिकुलरली सोलर सेक्टर में वो कंपनी काम स्मॉल करती है। कैप है? स्मॉल कैप, अच्छा, उस फिर समय तो काफ़ी छोटी कंपनी थी वो। इट वाज, अगर आप 500 करोड़ से कम की कंपनी को माइक्रो कैप कह सकते हैं, तो इट वाज अ वेरी 500 करोड़ स्मॉल। से कम था? हाँ, 500 करोड़ से भी कम थी। आजकल तो एसएमईज होती हैं वैसे, वो हाँ, ठीक है, हाँ। बट इट वाज नॉट ऐसे, वो मेन प्लेटफॉर्म पे माइक्रो, लिस्टेड थी। ओके, ठीक है। तो मुझे उसका थोड़ा सा
ठीक लगा देखने में कि हाँ ठीक है सोलर में है, और मैं सोलर में एक छोटी कंपनी को सर्च भी कर रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर जब मैंने उसको देखा तो उसके अंदर रेवेन्यूज़ वगैरह सब बिल्कुल ज़ीरो के करीब और ठीक से नहीं चल रहा था। तो दिस वाज समथिंग विच आई फेल टू अंडरस्टैंड कि एक कंपनी है अगर वर्किंग में तो रेवेन्यूज़ इतने कम कैसे हैं। जब थोड़ा और उसके बारे में देखा तो पता चला कि वो अपनी फैक्ट्रीज़ को रेनोवेट कर रहे हैं, वो नई मशीन्स ला रहे हैं, नई तरह की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लगे हुए हैं, और कुछ महीनों से वो फैक्ट्रीज बंद पड़ी इसलिए रेवेन्यू नहीं चल रहा, बट अपग्रेडेशन उसके अंदर रेगुलर चल रहा है। तो जब ये अपग्रेडेशन चल रहा है तो अब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट उसके अंदर और बढ़ा कि जब ये अपग्रेड हो जाएगा तब कहाँ पहुँचेगा। तो उसमें उन्होंने पूरी गाइडेंस दे रखी थी कि हम इतनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, उससे 6 टाइम्स ज़्यादा अगले 2 साल के अंदर हम अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करेंगे विद द न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी पे नहीं इंक्रीज़ करेंगे, उसके लिए खर्चा भी उनका हो रहा था। तो उन्होंने इरेडा से कुछ पैसे वैसे भी लोन उठाया था, गवर्नमेंट एजेंसी है तो वहाँ से उन्होंने लोन उठाया था। ये अगेन एक अच्छी बात मुझे लगी कि एक सही डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने टाइम फ्रेम्स दिए कि इस टाइम में हम ये करेंगे, उस टाइम में वो करेंगे। मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। अब उस समय अगर इसको फाइनेंशियली देखा जाए तो दिस वाज अ कंप्लीटली डिजास्टर्स इन्वेस्टमेंट, बट मैंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कॉल ली एंड इट वाज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंडामेंटल्स, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिजनेस, क्यों क्या करने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर सेक्टर डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट सेक्टर्स। उसके बाद जब मैंने उसको परचेज किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं कर रही कंपनी, अभी रेनोवेशन चले जा रहा है, बट प्राइस फ्लक्चुएट करे जा रही है वहाँ पे। अब आप देखिए कितना इलॉजिकल सा होता है, जो कंपनी काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, उसकी प्राइस रोज फ्लक्चुएट हो रही है। तो मैंने जिस जिस प्राइस पे स्टॉक को खरीदा वहाँ से भी वो ऑलमोस्ट 30% ड्रॉप कर गई, बट दैट वाज एक्सपेक्टेड। हाँ, अगर करेक्ट, हाँ। अब काम ही नहीं हो रहा है और काम नहीं हो रहा तो बिल्कुल, वो उतनी प्राइस भी क्यों है समझ में नहीं आ बिल्कुल, रहा। हाँ। वो सिर्फ फ्यूचर के उस पर बेस्ड है कि ठीक हाँ है, आगे चल के काम होगा ठीक तो है। ऐसा चलेगा। ऐसे में अब अगर मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है, मैनेजमेंट ने हमें गलत पिक्चर दे रखी है, तो इसकी प्राइस एक दिन जीरो हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। सो दिस वेंट ऑन फॉर अ फ्यू मंथ्स, ये कुछ महीने तक चलता रहा। मैंने जिस प्राइस पे ली वहाँ से 30-35% ड्रॉप करी, बट आई वेटेड कि देखते हैं, अब जब इतना लगाई दिया है तो इतना टाइम दिया, पता ही था पहले की फैक्ट्री नहीं चली तो देखा जाएगा। उसके बाद in the next 1 year that stock multiplied almost 20 times from its low, और वाओ! मेरी परचेज प्राइस से भी इट वेंट अप अप्रॉक्सीमेटली 16 टाइम्स, जहाँ से मैंने परचेज किया था, वाओ! 15-16 ये टाइम्स। कितने ड्यूरेशन में हुआ होगा सर? पूरा 1.5 साल के अंदर का, ओनली 18 मंथ्स में ये सारा काम हुआ, मेरे इन्वेस्टमेंट से लेकर के उसको बढ़ना, या 2 साल मैक्सिमम ले लीजिए। उस ड्यूरेशन के अंदर ये सारी मल्टीप्लिकेशन हो गई, बिकॉज फैक्ट्रीज चालू हो गई, वहाँ पे काम होने लग गया, फिर उनका नेक्स्ट फेज आ गया, फिर उन्होंने दूसरा अनाउंसमेंट कर दिया। तो वन थिंग फॉलोड द अदर एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। सर फिर मेरे को क्लियर कीजिए, इफ आई एम लिसनिंग इट राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग खुद से सीखता है, या लेट्स से आपका वेबिनार ज्वाइन करके वो सीखते हैं, एंड मेरे दिमाग में ये आया कि लेट्स से आपने जिस तरह से इसको पिक किया, मान लीजिए अगर वो 3 इस तरह के स्टॉक पिक करें, एग्जांपल दे रहा हूँ, जिनमें से कि हो सकता है 2 चले ही ना, खत्म ही हो जाए, बट एक भी अगर इस तरह से दे दिया तो आपका पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का परसेंटेज बहुत तगड़ा हो गया है बहुत सर। ज़्यादा हो गया सर। अगर आप सोचिए, आप तो 3 की बात करें, मैं तो 10 की बात करता हूँ। करेक्ट। 10 में से अगर 9 नहीं चले और हाँ, एक ऐसा है जो 20 गुना मल्टीप्लाई हो गया, तब करेक्ट। भी आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। वाओ! सो दिस इज द पावर ऑफ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। और ये आप बोल रहे 1.5 साल में अपने लो हाँ, से 1.5-2 साल में हुआ ये, 20 टाइम्स। बट दिस इज कॉमन। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में कॉमन है, ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो 5 साल तक परफॉर्म नहीं करेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपने लिया अंडर 500 का कैप, आप जब बोल रहे कॉमन, इज इट इवन कॉमन इन 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाली चीज़ों में? जी, एक ऐसा भी एग्जाम्पल है, जी। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो दैट वाज अराउंड कोविड। कोविड में तो खैर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, एंड मार्केट में कोई भी जाने को तैयार नहीं था, बिकॉज सबको पैसा भी चाहिए था अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, बिजनेसेस वर डाउन, जॉब्स वर आउट और वो सब चीज़ें। तो उस समय एक कंपनी है, वो लोग बैटरी सॉल्यूशंस बनाते थे। जी। तो बैटरी सॉल्यूशंस उस समय सिर्फ वो वही काम करते थे, और बहुत ही छोटी कंपनी, वो बहुत ही छोटी कंपनी थी। तो मेरे ख्याल से 500 करोड़ से भी नीचे की, और भी नीचे की कंपनी थी जिसकी मैंने बात करी। फिर उसके बाद मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की कॉल ली थी और मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था। उस समय तो वो छोटी थी, बट उसके बाद बढ़ते 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 मार्केट्स भी रिकवर हुए, उसका बिजनेस भी अच्छा चला। ठीक है। तो वो 2000 करोड़ तक पहुंची। तो मैं ठीक है। 2000 करोड़ से पकड़ता हूँ ठीक है, इसको, हाँ, ठीक है ना। 2000 करोड़ 2000 करोड़ से पकड़ते हमने हैं, एंटर किया 2000 करोड़ पे। 2000 करोड़ पे हमने ठीक उसको है। लिया। अब ये 2000 करोड़ हुए हुए मेरे ख्याल से उसको हो गए होंगे 3-4 साल। 2000 करोड़, उसके बाद कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू करा। फिर उन्होंने बैटरी सॉल्यूशन से रेलवेज में कवच के अंदर आ गए, वो सब करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने डेटा सेंटर्स वगैरह अनाउंस कर दिए, और उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके, जो पावर से रिलेटेड नाम था उन्होंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड नाम कर दिया, बिकॉज नाउ दे वर ठीक है, डाइवर्सिफाइंग इनटू मैं शायद समझ मैनी गया, हाँ। मैनी ओके। सेक्टर्स।
अब वो 2000 करोड़ से आज करीब 20,000 करोड़ पे उसकी मार्केट कैप पहुंच तो गई। आपने 500 करोड़ पे भी देखा था मैंने उसको? 500 नहीं सर, उससे भी नीचे देखा हुआ है। मैंने उसको तब क्योंकि देखा मैंने खुद 2000 के बाद ही देखा था। मैंने वाओ! तब देखा जब वो 16 रुपए का शेयर हुआ करता था, एंड अभी वो 1000 ओह! रुपए के यस, यस, ऊपर है। यस, करेक्ट। गाइस आप लोग गेस कर पाएंगे? कमेंट्स में देखते हैं कितने लोग गेस कर पाएंगे कौन सा शेयर है, जी। तो बिल्कुल बताइएगा। तो सर ये हमने सक्सेस स्टोरी देखी। देखिए जी। मैं चाहता हूँ कि कॉइन के दोनों पहलू देखा जाए। कुछ फेलियर स्टोरी बताइए कि जी। भाई मैंने कुछ किया और फिर उसमें आपने क्या सीखा, वो भी प्लीज बताइए। जी। मेरी फेलियर स्टोरी में जो सबसे पॉपुलर फेलियर स्टोरी रहेगी, जो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे टोटली चारों खाने चित ताक करके मैं पढ़ा, तो दिस वाज आल्सो अराउंड कोविड। एक कंपनी है, उस समय वो पेनी स्टॉक थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, और वो उसको एक बहुत बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था। तो मैंने उसका स्टॉक खरीदा था अराउंड ₹2.70 के आसपास। मैंने उसका स्टॉक खरीदा, पेनी स्टॉक था, और कोई रीज़न नहीं था उसको खरीदने का सिवाय इसके एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये टर्न अराउंड हो जाए। ठीक है। फिर एक बहुत बड़ी कंपनी भारत की वो उसको टेक ओवर कर लेती है, वो खरीद लेते हैं कि हम अपने टेक्सटाइल्स यहाँ से बनवा लेंगे। इंटीग्रेशन का जो उनका पार्ट रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, स्टॉक बढ़ना शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते ₹60 क्रॉस कर जाता है, 62 63 तक वो चला जाता है, 62.5 के आसपास चला जाता है। बस वहाँ पे वो सीलिंग हिट करता है। अब यहाँ पहुँचने के बाद भी मैं उसको नहीं बेचता, जबकि मेरा तो स्टॉक 20 गुना से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है, बट मैं उसको होल्ड करता हूँ, पता नहीं किस एक्सपेक्टेशन में कि शायद अभी 100 होगा, 200 होगा, एंड आई थिंक दैट वाज अ बैड डिसीजन। उसके बाद मैं इसको और स्टडी करता हूँ, तो मैं अब अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है, अभी ठीक है, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मैं करता हूँ, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, गिरते 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 वो स्टॉक ₹20 पे आ जाता है, और उसके बाद वो उसी रेंज में रहता है। हालांकि अगर मैं अपने इनिशियल डिसीजन से देखूंगा तो वो तब भी 10 टाइम्स है, बट अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि और बढ़ेगा, बट इट स्टार्टेड फॉलोइंग, तो वो पूरी तरीके से एक डिजास्टर प्रूव हुआ। और इस तरह से और भी हैं एक आध स्टॉक्स जो कि एक्चुअली मेरी परचेज प्राइस से भी ऊपर नहीं गए, बट परचेज प्राइस से जो स्टॉक्स ऊपर नहीं गए, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने अपने 5 डिजास्टर्स जो स्टॉक्स थे, मेरे 5 रॉन्ग डिसीजन से, और उसी टाइम फ्रेम में जो 5 सही स्टॉक्स थे उनको कंपेयर किया था। मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए एक मिक्स पोर्टफोलियो होता जिसमें 10 स्टॉक्स होते और हमने बराबर बराबर सबके अंदर लगाया होता, और 5 ये फेल हो गए, मैं मानता हूँ कि ज़ीरो हो गए, ख़त्म ही हो गए, और 5 जो चले वो चले, उनको हमने टाइम दिया ग्रो करने के लिए, जैसे इनको गिरने का टाइम दिया तो उन्हें हमने ग्रो करने का टाइम दिया। ओवरऑल पोर्टफोलियो इन सारे कॉम्बिनेशन के बाद 5 जीरो और 5 चलते हैं, करीब करीब 15 गुना मल्टीप्लाई हुआ ओवरऑल पोर्टफोलियो इन द स्टॉक्स का, वाओ! 15 टाइम्स। मतलब कि अगर हम ₹1 लगाया था इस पूरे में मिला करके, तो वो ₹15 हो गया। तो सर आपने इतनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बताई हैं, मेरे दिमाग में बातें करते-करते एक सवाल आया था। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, कुछ लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, कुछ लोग बोलते हैं बैलेंस शीट देखो। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहे पी-एन-एल हो, चाहे कैश फ्लो हो या बैलेंस शीट हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तवज्जो आप किस चीज़ को देते हैं? वेट किस चीज़ को देते हैं एंड क्यों? सर सबसे ज़्यादा या सबसे पहले जो चीज़ आपके हाँ, सामने आएगी जी। वो आएगा P&L, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमको पता चलता है कि कंपनी कितने रेवेन्यूज़ जनरेट कर रही है, उससे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रही है, और उसके एक्सपेंसेस किस किस हेड में हो रहे हैं, उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स कितने हैं, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, मतलब कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको सब पता चलते हैं। उसके बाद उसने कितना टैक्स लाइबिलिटी उसके ऊपर है, कितना टैक्स उसको देना है, और फाइनली जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कितनी ईपीएस वो कंपनी जनरेट कर रही है। अब ये तो हुआ पीएनएल स्टेटमेंट जो कि अभी बुक्स पे ही है। उसके बाद ये कितना हकीकत में नोटों में यानी कि कैश के अंदर कन्वर्ट हुआ, वो आपको कैश फ्लो से पता चलता है। कैश फ्लो से आपको पता चलता है कि ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वगैरह जितनी भी थी वहाँ से कितना पैसा आया गया, और कंपनी का कैश का स्टेटमेंट क्या चल रहा ठीक है, है। बैलेंस शीट इन सब का एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आपको बता देती कि कंपनी की स्थिति क्या है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो भी हमें दिखाता है वो चीज़ें फाइनली कैश फ्लोज में कन्वर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही, और बैलेंस शीट में फाइनली वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, ये कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ ओके। तक बात है इन चीज़ों में गलती होने की या मिस इंटरप्रिटेशन की या इनकी मैनिपुलेशन की, तो वो आपने भी हाँ, वो हिस्टोरिकली हमारे देखा है कि वो हाँ, कहीं भी हो सकती है, किसी वो भी उसमें हो सकती है। हमारे देश के 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी हुआ है, बिगेस्ट एनबीएफसी हाउस में भी हुआ है, तो उस पे तो हमारा ज़ोर नहीं है, बट ये हम देखते हैं। पर पता है सर क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, बोले ये सारी चीज़ें छोड़ के हम इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं, जिसका ब्रांड वैल्यू है ना,
जो हम वॉरेन बफेट सर मोट कहते हैं कि किसी की स्पेशलिटी है, तो भैया मैं तो सीधे ब्रांड वैल्यू देख के ले लूँ, उसके अलावा कुछ देखना नहीं चाहता। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ आपके 20 साल के अनुभव से कि क्या अगर मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नथिंग, नो रिकमेंडेशन और समथिंग, कि एशियन पेंट्स का तो नाम इतना बड़ा है, जी। ब्रांड इतना बड़ा है, रिलायंस नाम इतना बड़ा हुआ है, टाटा नाम इतना बड़ा है, तो क्या ये ब्रांड वैल्यू इतना पिवटल रोल प्ले करता है अपने स्टॉक सिलेक्शन में? सर ब्रांड वैल्यू डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मोड क्रिएट करता है, बट चलिए हम एशियन पेंट्स को ही थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। जी। एशियन पेंट्स जो है पेंट इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है। एशियन पेंट्स की आज की डेट में मार्केट कैप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 2,70,000 करोड़ के आसपास है जिस समय हम ये शूट कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस अ फ्यू परसेंट। और ये पिछले 10 साल के अंदर इसने करीब 3 गुना ये स्टॉक मल्टीप्लाई हुआ, ये कंपनी का साइज़ 3 गुना बढ़ा है पिछले 10 साल के अंदर। और जितनी बाकी पेंट कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, मेरे ख्याल से मिलाकर की भी उनकी मार्केट कैप सबकी एशियन पेंट्स के बराबर नहीं है। आज मैं और आप भी अगर अपना घर बनाएंगे तो सबसे पहली चॉइस हमारी एशियन पेंट्स की रहती है, और उसकी वजह से उनको प्राइसिंग पावर भी मिलती है। वो थोड़ा सा अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को प्रीमियम प्राइस पे भी रखते हैं, और उस तरीके से ये लोग आगे चलते हैं। जी। अब एशियन पेंट्स ने ऑलरेडी मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है। ठीक है। बाकी सब कंपनीज मिल करके भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रही। जी। तो इसका मतलब है कि एशियन पेंट्स ने जिस सैचुरेशन पे वो करंट मार्केट सिचुएशन में पहुंच सकते थे वो वहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है। अब हमें देखना है कि जो 12-11% की एशियन पेंट्स की ग्रोथ रही है पिछले 10 सालों के अंदर, वो आगे मेंटेन होने के क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि नॉर्मली पॉपुलेशन बढ़ती है, नॉर्मली घरों का नंबर इंक्रीज होता है, और नॉर्मली हम लोग हमारे घर रिसाइकलिंग में आते हैं कि कभी पेंट हो रहा है घर पे, दिवाली पे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उस वजह से एशियन पेंट्स का जो एक नॉर्मल ग्रोथ है वो मेंटेन हो सकती है। लेकिन कोई मेजर ट्रिगर अगर अब एशियन पेंट्स की ग्रोथ के अंदर आना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आ सकता है अगर यहाँ से किसी वजह से इकोनॉमिक एक्सपेंशन अचानक से कुछ हो जाता है, ओके। जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यानी कि एशियन पेंट्स जिस लेवल पे है वहाँ से वो एक नॉमिनल ग्रोथ, एक नॉर्मल सी ग्रोथ वो ले सकता है आगे चल के। अब हम इसी सेक्टर में कुछ छोटी कंपनीज की तरफ आ जाते हैं। इस सेक्टर में माइक्रो स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, माइक्रो कैश अब ना हो लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं जिनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ से कम होगी। ये कंपनीज इकोनॉमिक एक्सपेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये नॉर्मल मार्केट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना बड़ा ये मार्केट है ये उसी के अंदर क्रीप इन कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ डेफिनेटली मोट रहेगा। एशियन पेंट्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है किसी भी कंपनी के लिए, बिकॉज वो अपने आप में उसने अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर दिया है। तो अगर हम टॉप मोस्ट पोजीशन देखना चाहते हैं, एशियन पेंट्स की थी, है और आने वाले काफ़ी समय तक रहेगी। लेकिन जब हम ग्रोथ को डिफाइन करेंगे या ग्रोथ असेस करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जो नीचे इसके प्लेयर्स हैं उनकी रेट ऑफ ग्रोथ एशियन पेंट से और काफ़ी एज एन ज़्यादा निकल इन्वेस्टर आए। तो मेरे को रेट ऑफ ग्रोथ देखना चाहिए अभी हमें तक। रेट ऑफ ग्रोथ देखना है। और एक तो सीन क्या हो गया कि वो 1.5 साल में 16 गुना देखने के बाद ये 10 साल में 3 गुना मुझे खुद इतना छोटा लगने लग गया है। ऑल्दो इट इज़ वेरी गुड इट इज़ अ सेफ्टी के वेरी गुड साथ, सर, वेरी गुड। बिल्कुल एक लार्ज कैप के अंदर 10 साल में 3 गुना तीन होना गुना बहुत इस बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात हो जाती है क्योंकि लार्ज कैप तो अटक जाते हैं इतने जी। इतने टाइम पे। मतलब मेरा ना इसी से एक और सवाल है। चलिए आज हम जब डिकोड कर रहे हैं पूरी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग को आपके थ्रू, मुझे एक चीज़ बताइए। अब मैं आपको सिचुएशन पे रखता हूँ, मेरी आदत है थोड़ा मैं टफ सिचुएशंस पे रखता हूँ। लेट्स से 3 तरीके के इन्वेस्टर हैं और तीनों स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं और तीनों एक्सपर्ट हैं, मतलब इन सिलेक्शन दे नो, मतलब मोटा मोटी सही सही। मान लीजिए आपकी ही 3 कॉपीज हैं, चलिए इतना कर लेते हैं। अब कॉपी ए क्या करता है, वो अपनी सिलेक्शन के साथ 10 बढ़िया वाले स्मॉल कैप अपने हिसाब से अलग अलग सेक्टर के निकालता है। ऑप्शन बी 30 निकालते हैं कि भाई मैं ये 30 पे इन्वेस्ट करूंगा। ऑप्शन सी वो निकालते हैं 20, लेकिन वो बोलते हैं कि ये 5 स्टॉक में मेरा ज्यादा वेट रहेगा, बाकी में मैं इक्वल वेट करूंगा। तो पहला वाला सब में इक्वल वेट कर रहे हैं 10 स्टॉक्स, दूसरा वाले ज्यादा स्टॉक्स ले रहे हैं उसमें भी इक्वल 30 स्टॉक्स लेने इक्वल। लेट्स से मैं 1 लाख ले लेता हूँ, पहले वाले ने 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाया 1 लाख ईच, दूसरे वाले ने 1 लाख डाला इंटू 30 लाख ही, तीसरे वाले ने 50 लाख बनाया लेकिन उसका मेजर कॉन्सेंट्रेशन है 5 स्टॉक पे, बाकी और सब ने स्मॉल कैप किया है। अब मुझे प्लीज थोड़ा सा अब आप डिकोड कीजिए आपके अनुभव के हिसाब से, और मैं क्योंकि आप लॉजिकल इसका आंसर देंगे, तीनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा आप प्रेफर करेंगे या तीनों बेटर हैं, थोड़ा सा बताइए। और आपको क्या लगता है कि कितना इनका होल्डिंग पीरियड ऑन एन एवरेज होगा, तो रिटर्न वाइज कौन इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसका स्टाइल ज़्यादा सही है, सही, हाँ ये क्योंकि बताइए। तीनों अलग स्टाइल के क्योंकि अंदर चल इस रहे तरह हैं। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस देख रही है वो मिक्स्ड है। कुछ लोग होंगे जो मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल फिलहाल में पता लगा एक जन ने
109 या 108 म्यूचुअल फंड्स लेके रखे हुए हैं और वो फिर एडवाइजर के पास आया क्योंकि उनका ना टोटल लास्ट 5 साल का XIRR 17% के ऊपर जा रहा है। वो अब आए कि मेरा थोड़ा कम कर दो, 63 होल्ड करना है। म्यूचुअल फंड, ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पता है काफ़ी कितनी बड़ी सारी चीजें डाइवर्सिफिकेशन ये हैं। होती है। तो हमारे इसमें ना सारे मिक्स्ड है, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो प्लीज अब आप इस पे लाइट शेड कीजिए। सर तीनों पोर्टफोलियोज को पहले समझते हैं। जो पोर्टफोलियो नंबर 1 है जिसमें 10 स्टॉक्स हैं और बराबर एलोकेशन सब में करी गई है, तो दिस इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बट वेल बैलेंस्ड। बैलेंस अच्छा है इसके अंदर, बट पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रहता है, जो रिस्क हैं डिफाइंड रिस्क। नंबर 2 पोर्टफोलियो जो इसके अंदर 30 स्टॉक्स हैं और सब में बराबर एलोकेशन है, दिस इज़ वेल डाइवर्सिफाइड, वेल बैलेंस्ड। यहाँ पे एक स्टॉक की एलोकेशन 3-3.25% के आसपास है और जो 10 स्टॉक्स वाला है उसमें एक स्टॉक की एलोकेशन 10% के आसपास है। वेरी रिस्की, वेरी, इट इज नॉट वेल बैलेंस्ड। मैं ठीक है। रिस्की तो नहीं वर्ड बट इट्स नॉट नॉट वेल बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। बट सेकंड पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड क्योंकि 30 में गया है। जब 30 में गया है तो सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी थोड़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं और सेम थीम या सेम सेक्टर के अंदर सब सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एंड इट इज़ वेरी वेल बैलेंस क्योंकि सब में बराबर गया है। नाउ अगेन अब हम दूसरे थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं जिसमें 20 स्टॉक्स हैं और 5 में एलोकेशन ज़्यादा है, 15 में एलोकेशन उसने नॉमिनल रखी है। दिस इज वेल डाइवर्सिफाइड बट अगेन नॉट बैलेंस्ड। ओह बाई 20 में डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है, ठीक है, बट बैलेंसिंग नहीं है क्योंकि पूरा पोर्टफोलियो 5 स्टॉक्स के ऊपर टिल्ट हो चुका है। करेक्ट। और उन्होंने 5, अगर 5 में से 4 अंडर परफॉर्म कर लिए जी, तो आपको मेजोरिटी पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी ओके। पोर्टफोलियो का वो हो जाएगा। अब स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में जब हम चलते हैं तो जैसे ट्रेडिंग में होता है, ट्रेडिंग में हमारा फोकस ज़्यादातर रहता है स्टॉप लॉस के ऊपर क्योंकि हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज इतना है। करेक्ट, आप एक ट्रेड के अंदर आपको पता होता है कि हमारा या एक स्विंग इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं या मोमेंटम इन्वेस्टमेंट, उन्हें पता है कि 30% मेरा मैक्सिमम है। अब मैं इस 30% को मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ? 30% घर तो नहीं आ सकता। 30% को मैं मैक्सिमाइज ऐसे कर सकता हूँ कि जो मेरे लूजिंग स्टॉक्स हैं या जो मेरी लूजिंग ट्रेड्स हैं उनको मैं कम कर लूँ। उसके लिए मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि भैया यहाँ पे ना रुक जाएगा, ठीक है 7% 8% का होगा तो 20% चलो मैं घर ले आऊँगा। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग वर्क्स द अदर वे अराउंड। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में आप लॉस को कंटेन करने की कभी भी कोशिश नहीं करते हो बिकॉज आपका लॉस उतना ही होना है जितना आपने पैसा लगाया था। यू आर रेडी कि ये पूरा लॉस हो सकता है। वहाँ पे आपका पूरा फोकस रहता है कि जो विनिंग स्टॉक है उसको परफॉर्म करने दो आप। वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, 40 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई हो उसको होने दो। तो आप लूजिंग वाले को भी नहीं रोकोगे, आप विनिंग को भी नहीं रोकोगे, दोनों को आप चलने दोगे। अब हम आते हैं 10 स्टॉक्स वाले पे। 10 स्टॉक्स इज नॉट वेल डाइवर्सिफाइड। आपने बोल दिया तो बैलेंस हाँ, नहीं वो होगा। कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे रिस्क रहेगा। ठीक है, इतना ज़रूर है कि वेल बैलेंस्ड होने की वजह से वो पोर्टफोलियो अच्छी पोजीशन में है। ठीक है, उसमें से वही जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर एक स्टॉक भी हीरो बन गया ठीक तो है, आपको पोर्टफोलियो को लॉस में नहीं आने देगा। करेक्ट, और करेक्ट, ऐसा नहीं होगा, आपने पोर्टफोलियो बनाया तो 9 स्टॉक्स कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। 90% लॉस किसी का भी नहीं जी, होता जी, इन्वेस्टमेंट में। वी कम टू द थर्ड सिनेरियो नाउ जिसके अंदर 5 स्टॉक्स पे फोकस ज़्यादा हो गया है। ये सबसे गलत सिचुएशन है क्योंकि इसके अंदर ये 5 स्टॉक्स अगर नहीं परफॉर्म कर पाए किसी वजह से, क्योंकि 25-30% फेलियर रेट किसी का भी हो सकता है, अगर ये 5 स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पाए हो सकता है वो 15 स्टॉक्स अब ना संभाल पाए उसको। ये 5 स्टॉक्स अगर नीचे, ये डिपेंड करेगा कि उसने इनके अंदर एलोकेशन कितनी ज़्यादा समझ रखी गया, है समझ उन गया, 15 से। जी, द बेस्ट सिचुएशन इज द पोर्टफोलियो नंबर 2 जिसके अंदर 30 स्टॉक्स हैं और वो सारे के सारों में बराबर इन्वेस्टमेंट्स है। नाउ एवरी स्टॉक हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ गोइंग अप, इक्वल चांस ऑफ कमिंग डाउन। अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सेम क्राइटेरिया पे 30 स्टॉक सिलेक्ट करे गए, सेम मार्केट कैप रेंज के अंदर है, सारे फैक्टर्स बाकी कांस्टेंट हैं, तो इसके अंदर अगर मैं 25-30% फेलियर रेट अज्यूम कर लेता हूँ तो उसके हिसाब से जब बाकी स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे तो मेरे बड़े बैगर्स निकलने के चांसेस भी यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं Correct. बिकॉज सिंपल रीजन आई हैव मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो एक्चुअली मैं इसको ऐसा समझो कि लेट्स से सेकंड वाले ऑप्शन में मेरे 15 स्टॉक्स खत्म भी हो जाएं लेकिन बाकी 15 स्टॉक 4 गुना भी दे दे तो मेरा सर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो डबल हो जाएगा, पोर्टफोलियो तो डबल। अब मैंने इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बाय द वे आप लोगों के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक है आप कमेंट में बताओ, और अब कितने करोगे वो भी प्लीज कमेंट्स में बताओ, इससे लोगों को रियलिटी चेक मिलेगी। अब मुझे बताइए तीनों सिनेरियोज में से तीनों में से हमने एक फाइंड आउट किया, सेकंड इज अ मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन। ना टेक्निकली लेट्स से अभी हम जब ये शूट कर रहे हैं इस महीने हमने आज के दिन यहाँ पर इन्वेस्ट किया, हमने आज ही पोर्टफोलियो बना दिया। व्हाट शुड बी टेक्निकली माय होल्डिंग पीरियड फॉर दिस पोर्टफोलियो जहां पर मेरे को इसका परफॉर्मेंस देखने मिलेगा? शुड इट बी 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर? क्या कब तक देखना चाहिए मेरे को? सर अगर ये स्मॉल कैप पोर्टफोलियो स्मॉल कैप है, सिर्फ स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, मिनिमम 3 years ठीक है, एंड द एवरेज होल्डिंग शुड बी 5 years।
ओके, जी, टू अगर सी इट परफॉर्म एट द हाँ, हाईएस्ट अगर आप पोटेंशियल। इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो 5 साल पे अगर चेक करें तो अच्छा है। दूसरी बात, जितने भी स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज हैं जो ग्रोथ पे बेस्ड हैं, मल्टी बैगर कॉन्सेप्ट या ग्रोथ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विद टाइम, जितना टाइम निकलता जाता है उन कंपनीज को टाइम मिलता है वहाँ परफॉर्म करने का और इस तरह के स्कीम्स अपनी रोल आउट करने का, एक्सपेंशन रोल आउट करने का, तो आपके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस बेटर होता जाता ओके, है। द ओके। पोर्टफोलियो मैच्योर्स एंड इट So बिकम्स बेटर। 3 years to see it performing at a जी, decent pace, 5 years to see the most potential out of it. जी, अच्छा, तो मुझे फिर ये बताइए, वॉरेन बफेट सर जो एक बहुत उनका हर बंदा ये ज्ञान देता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2008-9 से काफ़ी सारे लोग एक रियल एस्टेट का शेयर जो उस समय पे जिसका आईपीओ आया था अभी तक लेके बैठे हैं, अभी तक उसका प्राइस आया नहीं है आज तक, आपको भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से एक टेलीकॉम स्टॉक, इंफ्रा स्टॉक ये भी आया था, वो भी लोग लेके बैठे हैं। ये बोल के कि वॉरेन बफेट सर ने तो बोला है ना, होल्ड राइट सिट टाइट वाली चीज़। इस कंसेप्ट के बारे में फिर आपका क्या कहना है कि भाई इंडियन मार्केट पे बताइए, क्योंकि देखिए सारे फिरंगी किताबें हैं, बेंजामिन ग्राहम और ये सब, इंडियन कंटेक्स्ट में ये चीज़ काम करती है? मैं 20 साल लेके बैठ जाऊँ स्मॉल कैप? सर वॉरेन बफेट सर ने ना एक बात और बोली है, दैट यू आर बाइंग अ बिजनेस, यू आर नॉट बाइंग अ स्टॉक। अब यहाँ पे अगर हम दोनों चीज़ों को देखें, हमने क्या करते हैं नॉर्मली, और खासतौर से इंडियंस, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टिंग मार्केट इज स्टिल वेरी इमेच्योर मार्केट। ठीक है। अभी तक हम लोग मेच्योर नहीं हुए, हम इन्वेस्टिंग को आज तक समझ नहीं पाए हैं। बहुत जी। ज़्यादातर मुझे लगता है 95% से ज़्यादा लोग समझते नहीं है इन्वेस्टिंग है क्या। तो वॉरेन बफेट ने एक तो कहा है कि अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल होल्ड नहीं करना चाहते तो 10 मिनट भी मत करिए उसको होल्ड कि। और उनसे पूछा गया था व्हाट इज़ योर फेवरेट होल्डिंग पीरियड फॉर एनी स्टॉक, उन्होंने कहा था लाइफ लॉन्ग, कि मैं तो ज़िंदगी मैंने तो खरीद लिया। दूसरा वो कहते हैं कि आप बिजनेस को बाय कर रहे हो, आप स्टॉक को बाय नहीं कर रहे। स्टॉक तो एक जरिया है, स्टॉक मार्केट तो सिर्फ एक जरिया है। आपको बिजनेस पसंद आया, बिजनेस खरीदना था, आपको पूरा बिजनेस नहीं खरीद सकते थे, उसका कुछ पार्ट खरीदना था तो आप स्टॉक एक्सचेंज गए, कुछ पार्ट उसका खरीद के ले। दोनों कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलेंगे तो कभी मात नहीं खाएंगे। अब हमने सिर्फ पेनी स्टॉक की वजह से उसको खरीद लिया, या फिर एंकरिंग बाइस है, या मेरी मैं सिर्फ जस्टिफाई करने की बार बार उसे कोशिश कर रहा हूँ, ये गिर गया अब तो गिर गया है, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा। तो वो पीटर लिंच ने बोला ना कि इससे ज़्यादा क्या करेगा, जीरो। वो जीरो तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन बढ़ने का कोई रीज़न होना चाहिए। सिर्फ मेरा ख्याल नहीं, सिर्फ मेरी ये उम्मीद नहीं कि अब तो ये गिर चुका है, इससे ऊपर बढ़ेगा, अब तो इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता। तो अगर हम फंडामेंटल्स को भूल करके सिर्फ प्राइस पे ध्यान दे करके उसे खरीद रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिर, ऐसे एक बैंक के अंदर भी हुआ था, 400 रुपये से गिरता हुआ जब वो 5 रुपये पे आया, और बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वेस्ट हुए। टेलीकॉम में भी एक आपने जैसे बोला उसके अंदर हुआ, और टेलीकॉम में तो इनफैक्ट 2 कंपनीज हैं ऐसा जिनके अंदर हुआ। तो कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न उसके बढ़ने का होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बिजनेस फंडामेंटल से ही जस्टिफाई हो सकता है। आपने यादें ताज़ा कर दी, क्योंकि जिस बैंक की आप बात कर रहे हैं, तब आपको याद होगा लगातार खुलते ही हर दिन सर्किट, लोअर सर्किट लग रहे थे। जी, तो एफएनओ में वो बैन था, तो मैंने अभी कल परसों किसी से बात करी थी, तो मेरे को याद आया, मैं रोज़ सुबह ब्रोकर को कॉल करके 9 बजे इक्विटी में लेवरेज लेके मैं उसको 25 से 26 रुपये से सेल करता था, ओह क्योंकि दैट्स एफएनओ ग्रेट। ब्लॉक था, बैंड था। तो मैं उसको खोल के, तो मेरे को आपने यादें ताज़ा करवा दी थी, और उसमें मेरे को एक मेरे मित्र का एक्सपीरियंस काम आया, क्योंकि मैं तब एक बार आपको याद होगा कुछ रिपोर्ट आई थी कि ये तो जीरो पे जाएगा, कुछ लोगों ने अपने बुक से राइट ऑफ कर दिया था। तो फिर मैंने अपने दोस्त से जस्ट उसी दिन बात करा था, जब वो 10 रुपये के नीचे आना शुरू हुआ, कि मैंने बोला भाई ये तो गजब आ जाएगा, रोज सुबह उठ रहे रोज कमा रहे हैं, मैंने क्या करना है। तो उन्होंने फिर मेरे को याद दिलाया, भाई एक एक काम करना, तुम कुछ करो 7-8 रुपये तक निकल जाओ। तो मैंने बोला भाई अभी तो ये तो और बढ़िया अच्छा खासा चलता रहेगा, तो मौका ही कहाँ दे रहा है, खुल रहा है सर्किट 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 लग रहा है। तो उन्होंने मेरे को याद दिलाया कि भाई ऐसा एक चीज़ सत्यम में हुआ था, सत्यम में भी धनाधन धनाधन हुआ था, 5-6 रुपये के पास आया था, खबरें आई थी, स्टेबलाइज हुई थी, वहाँ से बाउंस हुआ था। तो मैं निकल गया 8-9 पे, वो लिटरली 5-5.5 तक गया था वो, और उसके बाद 25-25 तक चले गया था वो। मैंने बोला सही समय पे हम निकले, बट और उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी एक गलती थी, जस्ट बिकॉज वार्तालाप हो रही है, मैंने अपने पोर्टफोलियो का ये सब होने के बाद, जब मोरेटोरियम और वो सारी चीज़ें जो हो गई, तो मैंने उस पर अपने पोर्टफोलियो का 6% एलोकेट किया था, क्योंकि तब मेरे को जहाँ तक याद है रवनीत गिल करके एक थे जो उनको सीईओ बनाया जा रहा था वहाँ पे, जिनका बड़ा हिस्ट्री था, डॉश बैंक या कहीं का हिस्ट्री था कुछ इस तरह से। तो मैंने उस पर किया था, लेकिन मैंने उसको 1 क्वार्टर तक देखा, वो हमेशा बोलते थे कल मीटिंग होने वाली है 4 दिन बाद। तो वो मेरे लिए एक रेड फ्लैग हो गया था कि एक बार कमिटमेंट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर बोला गया था कोई बाहर से आलू वालिया जी का पैसा आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से खबरें बहुत आ रही थी बहुत तब खबरें तो। आज तक है वो। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि ये अपना हो गया है, तो उस पर मतलब ट्रेडिंग में पैसा बना लिया, इन्वेस्टिंग पे मेरे आई थिंक 2.5-3% का नुकसान करके मैंने बोला बार निकल जाते हैं उसे। मेरा मेन उस पर टाइम लॉस हो गया, मैं उसको और कहीं कर बट सकता इट था। मस्ट हैव बीन अ गुड लर्निंग। इट वॉज अ गुड लर्निंग, इट वॉज वेरी गुड लर्निंग, एंड आई स्टिल अप्रिशिएट, क्योंकि मेरे पहचान वालों ने बस उसको ये रखा कि नाम तो है ना बड़ा यार, तो हाँ, फिर उतना तो जाएगा। वो लोग
200 250 300 से उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो सेम वो एक एनबीएफसी बैंक का एनबीएफसी कंपनी का भी था कि आपको पता होगा एक दिन में जब अचानक से खबर हाँ आई हाँ हाँ, तीस बिल्कुल 35% बिल्कुल। गिरा, तो उस समय पे मेरे एक मित्र थे, मैंने उनको बोला था भाई निकल जाओ, वो एवरेज करते गए एवरेज। अब खबर भी आ गई कि एनसीएलटी पे जा रहा है, वो जब आ गया था, स्टिल बोले नहीं यार इतना बड़ा है वो, उनका वो जीरो हुआ। जी। तो नहीं, ये साइकोलॉजी तो मुझे भी समझ में नहीं आती कि इतना इमोशनली किसी भी कंपनी के साथ अटैच होने की ज़रूरत क्या है। हो सकता है हमने किसी समय पे उसके अंदर बहुत अच्छे मन से इन्वेस्ट करा और काफ़ी सारी चीज़ देखी, बट वो नहीं परफॉर्म कर रही। तो ये मार्केट है, ये रियल टाइम में चलता है, यहाँ रियल पैसा चलता है। आई थिंक इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट कि गलती हो गई, और अगर आप नहीं भी निकलना चाहते, कम से कम उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट बंद करिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की यहाँ कमी नहीं है, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। आज कंपनी आएगी, कल फिर कुछ आईपीओ आएगा, परसों फिर कुछ आएगा, बट एटलीस्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट उसके अंदर बंद करा जाए। जैसे कि आपने कहा, तो मेरी भी 2-3 लोगों से बात हुई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे सामने अभी आई थी कुछ दिन पहले ही, बैंक को लेकर ही, तो कि ये तो अभी बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। और मैंने कहा कितना, कह रहे कई गुना हो जाएगा, पता नहीं कितने गुना हो जाएगा। तो मैं कहा कितना हो सकता है ये। तो मैं कहा जो लार्जेस्ट बैंक है यहाँ का, उसकी मार्केट कैप करीब 15-16 लाख करोड़ रुपए है, तो ये कहाँ तक जा सकता है? बोलिए उससे भी ऊपर जाएगा। फिर मैंने उसका उसका कौन इतना ऑप्टिमिस्टिक आ हाँ, मतलब मैं गए? आपको बता रहा हूँ कि पीपल आर सो ऑप्टिमिस्टिक एंड सो अटैच स्टिल टू दैट। और उसका सिर्फ मुझे लगता है एक ही कारण है, क्योंकि प्राइस उसकी गिरी है। लोग उसकी प्राइस को मार्केट कैप से आज भी नहीं रिलेट कर पा रहे हैं। वो 70,000 करोड़ पे उसकी मार्केट कैप है, उसे 20 गुना होने के लिए एचडीएफसी को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जा करके वो उतनी कुछ होगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इतने सालों का अनुभव, इतनी अच्छी सर्विसेज, और वो भी इन कट थ्रोट कंपटीशन ऑफ बैंकिंग। बिल्कुल। आप ये बताइए ना सर, आज की डेट में इंडिया में ऐसा कौन है जिसका वो बैंक अकाउंट खुलवाना चाहे और वो ना खुल पाए कि जी बैंक अकाउंट्स तो अब खत्म हो गए, करेक्ट। शॉर्ट सप्लाई में चल रहे हैं। तो बैंक अकाउंट सबका खुलता है, आज सबका बैंक अकाउंट है, तो कोई रीज़न ही नहीं है किसी बैंक का अचानक से बढ़ जाने का। नहीं सर, वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं कि एलियंस जब आएंगे अटैक करेंगे तो उनको खुलने खुलवाएं, अब पता नहीं, बट दिस इज सो ट्रू। आई एम हैप्पी कि आप ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बट सर फिर मुझे एक चीज़ बताइए, मैं दिमाग में अभी बातें करते करते, बिकॉज हम स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की अगर क्लियरली बात कर रहे हैं, तो एक कन्फ्यूजन लोगों को ये रहेगा कि अगर अभी हम ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें, मैं सेंसेक्स निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो काइंड ऑफ अराउंड हाईज है, मतलब अपने अच्छे अच्छे लेवल्स पे, अच्छे लेवल पे हैं। तो लोग ये कहेंगे कि इस अच्छे लेवल पे तो, मतलब अखबारों में तो ये आता है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। वो एक हमारे जनाब है जिन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है एसेट और लाइबिलिटी पे, वो पिछले 12 साल से आज क्रैश आएगा कर रहे हैं, आप शायद समझ गए होंगे। उन्होंने एसेट लाइबिलिटी सबको सिखा दी, उन्होंने लास्ट 15 साल में 9 बार बोल दिया क्रैश आएगा, ठीक है। तो लोगों को ना डर है कि सर ने की बात आज हमने सुनी, सर का सेशन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्या ये सही समय है स्मॉल कैप में? बेसिकली व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि बहुत सारे लोग पैरामीटर और बेंचमार्क ऐसा बनाते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स अगर अभी बहुत ऊपर हैं तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इवन इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी इन स्मॉल कैप आल्सो। इज इट अ राइट वे? क्या ये सही तरीका है देखने का? सर स्मॉल कैप्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन इंडेक्स के अंदर नहीं होता। करेक्ट। इंडेक्स तो जैसे निफ्टी है, वो 50 स्टॉक्स की बनी है, ठीक है। उसमें से किसी एक हैवी वेट के अंदर भी मूवमेंट आ गया तो निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है। बिल्कुल। अब इस समय निफ्टी जैसे है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रही है, और जहां तक मुझे लगता है बहुत जल्द उसे ब्रेक करेगी। बट दिस इज नॉट द जनरल ट्रेंड। अगर आप सारे लार्ज कैप्स भी उठा करके देखोगे तो सारे नहीं चल रहे इस समय। ठीक है। ये जी जी नॉर्मल जी। रिकवरी की साइकिल होती है। जब भी मार्केट गिरता है, जैसे कि पिछले एक साल से ज़्यादा हो गया, वो करेक्शन फेज में मार्केट रहा है। अब रिकवरी पे जब भी मार्केट जाएगा तो एक नॉर्मल ट्रेंड है, सबसे पहले इंडेक्स रिकवर करेगी। जी। वो उसका कोई भी कारण निकल आएगा, उसके अंदर कोई एक कंपनी निकल आएगी, कोई एक सेक्टर निकल आएगा, चाहे आईटी सेक्टर में जैसे पिछले दिनों थोड़ा सा बेटर हुआ तो उसकी वजह से भी इंडेक्स चढ़ी। तो सबसे पहले इंडेक्स रिकवर करेगी, उसके बाद निफ्टी के स्टॉक्स, बाकी स्टॉक्स रिकवर करेंगे, फिर लार्ज कैप्स रिकवर करेंगे, फिर मिड कैप्स रिकवर करेंगे, उसमें भी बड़े मिड कैप्स, फेवरेबल मिड कैप्स जिनके बारे में सब बात करते हैं। फिर ये ट्रेंड नीचे परकोलेट करेगा, फिर आएंगे छोटे मिड कैप्स, फिर आएंगे स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप्स में तो अभी कोई रिकवरी शुरू ही नहीं हुई। हाँ, स्मॉल कैप इंडेक्स जरूर रिकवर करनी शुरू हो गई है, बट अगर हम जनरल स्मॉल कैप्स को देखें तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप्स में जो नेक्स्ट बुल रन हमने जो 23-24 तक देखा है, वो बुल रन आने में अभी भी कुछ महीने बाकी हैं। अच्छा, तो मुझे फिर एक चीज़ से बताइए, मैं और लेमैन की भाषा में समझना चाहता हूँ कि आज अगर एक व्यक्ति है जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूँ उसको ये बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि निफ्टी क्या कर रही है, सेंसेक्स क्या कर रही है, उसको बस बिजनेस जो अभी तक जो हम बात कर रहे हैं उसको जी। ज्वाइन करो कि बिजनेस कैसा है, आने वाले 2 साल 3 साल में क्या कर सकता है, बस इतना भी देखे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए निफ्टी नहीं, किधर है, बिल्कुल नहीं सेंसेक्स। सर, बिल्कुल नहीं। वो स्टॉक में मत इन्वेस्ट करिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, और बिजनेस को देख लीजिए अगले 5 से 10 साल तक सस्टेनेबल, स्केलेबल है या नहीं। ठीक है। अगर है, साथ ही साथ कोई फाइनेंशियल रेड फ्लैग नहीं है आज की डेट में। ठीक है। अगर कोई मेजर फाइनेंशियल रेड फ्लैग नहीं है और बाकी सारी चीज़ आपको लगता है बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, बट 5 साल का टाइम लेके चलिएगा। अच्छा,
प्रमोटर की कौन सी एक्टिविटी को आप देखते हैं कि ये एक्टिविटीज अगर हो रही हैं तो ये रेड फ्लैग हो सकता है, तो मेरे को संभल के रहना पड़ेगा? प्रमोटर सेलिंग, अगर प्रमोटर सेलिंग हो रही है और हम्म। उसका कोई रीज़न नहीं है, अगर मान लीजिए उन्हें कंप्लाइंसेस के हाँ हिसाब हाँ। से अपना वो एडजस्ट करना है ठीक शेयर है। होल्डिंग, तो ठीक है। बट अगर अननेसेसरी सेलिंग हो रही है, खास तौर से किसी मिड एक्सपीरियंस वाली कंपनी में जिसमें ठीक है। 20-25 साल कंपनी को बने हो गए और अचानक से प्रमोटर ने सेल करना शुरू करते हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल, हम्म। और उसके साथ साथ अगर फाइनेंशियल्स भी कहीं ड्विंडलिंग आपको दिखाई देते हैं, तो आई थिंक इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ओके। सर, मेरे एक फॉलोअर आए थे, मैं चाहता हूँ आप उनको आंसर दीजिए। उन्होंने ये सवाल पूछा था कि सर, मैंने एक्स वाई जेड स्टॉक, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक्स वाई जेड स्टॉक मैंने लिया था और अभी वो मेरे पोर्टफोलियो में 75% डाउन है। ओके। आप अगर उनकी जगह पे होते तो क्या आपके अनुभव में आप इस तरह के स्टॉक्स को होल्ड करते, एवरेज करते, एग्जिट करते, क्या करते? मतलब आपकी आइडियोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होती है इस तरफ पे? सर 75% अगर उनका स्टॉक डाउन है, तो उनका जो जिस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, एक तो पोर्टफोलियो होता है जो मुझे डीमैट में दिखाई देता है, जब मैं खोलता हूँ उसके अंदर मुझे दिखाई देता है। बट मेरे उस डीमैट में कई तरह के पोर्टफोलियोज हो सकता है मैंने कुछ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स एक स्मॉल कैप के लिए रखा हो, कुछ कलेक्शन मिड कैप्स के लिए, कुछ लार्ज कैप्स के लिए रखा हो। उन्होंने जिस कैटेगरी में भी उस स्टॉक को बाय करा है, 75% वो स्टॉक ऑलरेडी नीचे हो चुका है, यानी कि सिर्फ 25% वैल्यू उसकी बची है, तो बेच के तो कोई फायदा ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा रिकवरी यहाँ से कुछ होगी नहीं, थोड़ी बहुत सैल्वेजिंग हो जाएगी। दूसरी बात आती है कि क्या मुझे उसे एवरेज करना चाहिए, क्या मुझे उसे और खरीदना चाहिए? तो डेफिनेटली एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 75% गिरने का कोई ना कोई कारण रहा होगा। या तो वो शॉर्ट टर्म बिजनेस प्रॉब्लम है या लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रॉब्लम है, जिसका अंदाज़ा एक इन्वेस्टर को लगाना बहुत मुश्किल होता है बोर्ड रूम के बाहर बैठ करके। उसके बाद बाकी पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा और ज़्यादातर स्टॉक्स के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो आई थिंक ही हैज़ टू रीथिंक अबाउट हिज स्ट्रैटेजी कि वो किस तरीके से स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलिंग उनकी चॉइस है, वो बेचना चाहे बेच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है इसके अंदर। हो सकता है होल्ड करेंगे तो थोड़ा बहुत ये बढ़ ही जाए, और एवरेजिंग इज़ डेफिनेटली नॉट एन ऑप्शन, बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस ठीक नहीं चला ओवरऑल, तो शायद इट्स टाइम टू रीबैलेंस द पोर्टफोलियो। ओके। सर, आप ना एक सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल हैं, आ रहे हैं, तो आप आई थिंक मॉडल पोर्टफोलियोज भी चलाते हैं, जी। तो मेरा उससे अराउंड एक सवाल था, आई होप यू कैन आंसर। बहुत बार इंसान पोर्टफोलियो बना लेता है, लेट्स से अभी तक इंसान कन्विंस हो गया, इसके बाद आपका वेबिनार जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया वो भी देख लिया, उन्होंने बोला भाई मैंने बहुत चीज़ें सीखी, अब मैं अपना स्टॉक सिलेक्शन करूंगा, सर का पॉडकास्ट देखा तो उस हिसाब से करूंगा, ताकि 3 साल बाद सर के लिए टेस्टिमोनियल लिखूँ कि देखो सर मैंने आप पे ये देखा था अभिषेक सर के साथ। मुझे थैंक एक यू। बात है, पोर्टफोलियो जब वो बना रहे हैं तो क्या एज अ स्मॉल कैप पोर्टफोलियो मुझे बार बार चर्न करना चाहिए, क्या फिर उस पर ऐड करना चाहिए, या फिर मतलब आप बेसिकली क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, आपने एक 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लिया, तो आपकी आइडियोलॉजी क्या रहती है? आप बार बार चर्न कर रहे हैं उसे, आप उसको होल्ड कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या आपका दिमाग में क्या रहता है उस समय पे? सर स्मॉल कैप पोर्टफोलियो 20 स्टॉक्स टू 30 स्टॉक्स अगर एक बार क्रिएट हो गया, तो उसको बार बार तो चर्न बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि 3 साल तो मिनिमम फिर हर स्टॉक को होल्ड करना है, क्योंकि हमने पूरा पोर्टफोलियो अगर रिसर्च बेस बनाया है, तो हमने इतना तो देख लिया है कि हाँ ये स्टॉक्स आगे चल के किस तरीके से कंपनीज परफॉर्म कर सकती है, थोड़ा बहुत हमने आइडिया लगाया है उसका, उसी बेस पे हमने उसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करा है। तो फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग और चर्निंग तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि इनके अंदर वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, ज़्यादातर स्टॉक्स की 20% की तो एक दिन की रेंज ही होती है, तो इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा है कि महीने में एक बार से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को चेक ना करें। एक बार जब पोर्टफोलियो बन गया, जितना चेक करेंगे तो गलत डिसीजंस डेफिनेटली होंगे। उसके बाद सर नेक्स्ट क्या इसका कि बात क्या करें। किया जाए, इसको किस तरह से बैलेंस किया जाए, आप क्या करते क्या हैं आपके, मैं आपका आइडियोलॉजी, साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ। बैलेंसिंग सर पोर्टफोलियो जो आपका नेक्स्ट सर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था बैलेंसिंग पोर्टफोलियो की, तो जो बैलेंसिंग है पोर्टफोलियो की, वो पोर्टफोलियो बनते समय ही उसके अंदर इनबिल्ट हो जाती है विद प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने 20 से 30 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर दिया है उसको, तो काफ़ी सेक्टर्स भी कवर हो गए होंगे, कई तरह की कंपनीज भी उसके अंदर कवर हो गई, और एक सिमिलर मार्केट कैप के रेंज के हिसाब से जब ये बनी है, तो इसमें किसी भी रीबैलेंसिंग या किसी भी फर्दर एडिशन सब्ट्रैक्शन की जरूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू नहीं होगी, जब तक कि कोई स्टॉक इसमें से मल्टीबैगर बनना नहीं शुरू होगा, तब तक हमें किसी भी तरह की सेलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। एक सवाल ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में सर कितने स्टॉक्स होते हैं हाल फिलहाल स्मॉल कैप स्मॉल इंडेक्स में? कैप इंडेक्स कई तरीके से 500 भी स्टॉक्स हो सकते हैं, लेट्स से 100 भी हो स्मॉल सकते कैप हैं। 500 का हम ले रहे हैं, आप जब स्टॉक सिलेक्शन करते हैं आप इन्हीं 500 के अंदर कर रहे हैं या इसके बियॉन्ड भी जाते हैं? नहीं सर, इंडेक्स को तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, जैसे कि मैंने कहा मैं सिर्फ मार्केट कैप का फिल्टर लगाता हूँ, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लेता हूँ कि इंडेक्स के अंदर है या नहीं। सो बेसिकली अभी तक जो मैंने समझा, बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जी।
मेरे पास कुछ रेड फ्लैग है, वो अगर मैं अवॉइड कर लेता हूँ, जैसे अगर कर्जा ज़्यादा है तो मैं तो वो देखता ही नहीं हूँ, हाँ, मतलब उस वो देखूंगा ही डील नहीं। ब्रेकर है। मैं कि जब हमने 3 की सिचुएशन ली थी तो मैं सेकंड पोर्टफोलियो ले रहा हूँ 25 से 30 स्टॉक्स के हिसाब से, मैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मैं एक होल्डिंग पीरियड अपनी 3 से 5 साल की ले रहा हूँ, करेक्ट। अगर मैंने इतने भी चेक्स कर लिए हैं तो मैंने ऑलमोस्ट 60% अपना काम कर लिया बहुत है। बड़ा काम कर दिया सर, बहुत बड़ा। इसके बाद अब आपको बिज़नेस स्टडी करने रह जाता है। तो सर एक चीज़ बताइए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है शेयर मार्केट में, वो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हमें तब तक परेशानी नहीं होती कि भाई हमसे स्टॉक छूट गया, लेकिन अगर मजाल हमारे दोस्त ने दो अच्छे उठा लिए हैं और उसने उसमें बना लिया भाई मेरे देखो इस साल 25% का रिटर्न है, तुम्हारा क्या, और अपन भाई भाई हम तो तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, होना चाहिए फोमो? सर फोमो कभी-कभी ठीक भी होता है, क्योंकि फोमो आपको थोड़ा-सा मोटिवेट करता है और डीप डाइव करने के लिए रिसर्च में। अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो भागना शुरू कर चुका है, तो उसको देखा जा सकता है, क्योंकि उसने अभी शुरुआत करी है। फिर अगर हम स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप्स में जितने भी स्टॉक सिलेक्ट करे जाएंगे वो एक बड़े टारगेट के लिए किए जाते हैं। 20-30% के लिए वो 1000%, 1500%, मतलब 10-15 गुना मल्टीप्लिकेशन के लिए करे जाते हैं। तो अगर वो 20-30%, 40% तक उसने रनअप लिया है या डबल भी हो चुका है, और मार्केट कैप उसकी अभी भी आपके जोन में है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि पहली बात तो जितना रनअप उसने लिया है वो जस्टिफाइड, यहाँ तक वो पहुँचना चाहिए था उसको। यहाँ के बाद ऐसा तो नहीं कि ये कोई पंप एंड डम टाइप कुछ चल रहा है, कोई ट्रैप यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो आपको बिजनेस वगैरह स्टडी करके उसका आइडिया लगेगा, फाइनेंशियल स्टडी करके आइडिया लगेगा। बट अगर कोई स्टॉक ऐसा है, जैसे वो हमने कोविड वाला डिस्कस किया था, कि वो ऑलरेडी 10 टाइम्स, अब उसके बाद भी वो 10 टाइम्स हो गया, मतलब टोटल तो वो 70 टाइम्स मल्टीप्लाई कर चुका है तब से अब तक। तो इसलिए लिमिट कुछ नहीं है, लिमिट हो सकता है आप 10 टाइम्स में खरीदो, उसके बाद भी वो 7-8 गुना मल्टीप्लाई कर जाए, लिमिट कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम स्मॉल कैप्स में तो यहाँ ग्रोथ कितनी भी हो सकती है। बट अगर हमें फ्रीक्वेंटली फोमो परेशान कर रहा है, तो बेटर है हम अपनी स्ट्रैटेजी को एक कागज़ पे लिख लें, और जब भी कोई फोमो वाला स्टॉक आता है तो फोमो स्टॉक्स को स्ट्रैटेजी की फिल्टर से निकाल दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 9 तो छन के बाहर हो जाएंगे, शायद एक आधा कोई रह जाएगा जो आपके फिल्टर को पास कर जाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं जब एक स्टॉक सेलेक्ट करूं तो क्या, आपके अनुभव से जानना चाहता हूं, मैं उस पर एक टाइम बेस्ड टारगेट रखूं कि भाई 2 साल 3 साल हो गया, जो वैल्यू बन गई मैं निकल गया, या एक परसेंटेज वाइज या न्यूमेरिकल टारगेट रखूं कि 2x हो गया 4x हो गया, मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर निकल जाऊँ। थर्ड, मैं एक पोर्टफोलियो बेस्ड टारगेट रखूं कि मेरे अगर 30 स्टॉक्स हैं, अगर अंदर नेक्स्ट 3 ईयर्स मेरा ये पोर्टफोलियो डबल या ट्रिपल जो भी हो जाता है टोटल पोर्टफोलियो, तब मैं किस प्रकार से अपने एग्जिट को डिसाइड करूं? टारगेट को सर स्टॉक स्पेसिफिक ही रखना बेटर है, क्योंकि पोर्टफोलियो का टारगेट नहीं हो सकता। ठीक है। टारगेट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक रखें तो अच्छा है, और दोनों ही टारगेट्स लॉजिकल हैं, मतलब न्यूमेरिकल टारगेट भी और टाइम बेस्ड टारगेट ठीक भी। है। बट इनमें से विच एवर इज अर्लियर। whichever is earlier। अर्लियर। तो आप कह रहे हैं कि लेट्स से अगर 1.5 साल में ही, जैसे आपके केस में 16 टाइम्स हो गए, जी तो इट इज गुड इनफ? सर, हाँ, बट उसमें भी जब आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचोगे, तो आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए अब उस स्टॉक में से निकलने का। आपका रीजन क्या था, आपने बुक कर लिया वो? नहीं, मेरे पास अब भी वो पूरा होल्ड पे है सर। तो ओ। मेरे पास कोई रीज़न नहीं था उस स्टॉक से बाहर निकलने का, बिकॉज बिजनेस और ग्रो कर गया उसका, उसने उसका बिजनेस और मेच्योर हो गया। प्लस जो प्रॉब्लम्स उस समय थी कंपनी के सामने, एक छोटी कंपनी के सामने जो चैलेंजेस होते हैं छोटे बिजनेस के सामने, वो अब कुछ हद तक ओवरकम कर चुके हैं, उससे आगे आ चुके हैं। तो वो धीरे धीरे एक नॉविस से मेच्योर स्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो अब मैं, मुझे लगता है कि जो उसका नेक्स्ट बुल रन होगा मैं उसे मिस आउट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने उसको अब तक राइड किया है, तो मैं उसको भी मिस आउट नहीं करना चाहता। प्लस मेरे पास कोई भी लॉजिकल या सॉलिड रीज़न नहीं है उसमें से एग्जिट करने का। या तो मुझे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही हो जिसमें से मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हाँ इतना ज़रूर है, उसमें से कुछ पैसा निकाल के मैं किसी और स्टॉक में डाल सकता हूँ, एक नए स्टॉक में जिसमें मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वंडरफुल। सर फाइनल सवाल एक और कर ही लेते हैं, थोड़ा सा मैं ग्रीडी हूँ। आपके पास आज अगर 1 करोड़ रुपए हैं, आप किस प्रकार से उसको एलोकेट करेंगे शेयर बाजार में, ये थोड़ा बताइए। सर, अगर हम 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं शेयर मार्केट में, और इस 1 करोड़ की हमें 10 साल तक सोचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम पे दो ऑप्शन है। या तो हम ब्लाइंडली इंडेक्स के अंदर इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि गोल्ड से भी बेटर अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ इंडेक्स। और वरना हम एक अच्छा एग्रेसिव पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं अगर हम 10 साल की होल्डिंग रख सकते हैं तो। सो सर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल एक इंसाइट दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए।
एंड आई एम 100% श्योर लोग आप दोस्तों को भी सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला है। अगर आप चाहते हैं सर को हम वापस एक बार हमारे एपिसोड में लेके आएँ तो कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। आपने क्या सीखा है वो भी कमेंट्स में बताइएगा। मैं सर के वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो आप लोगों के ऊपर है करना है नहीं करना है। ऐसा ही मैं तो सर से बातों-बातों में पूछ लिया, वो आपकी इच्छा है। बट फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू।